Hey everyone, I'm back again, और I think this should be your final lecture for the chapter How do organisms reproduce. Okay, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं menstruation and reproductive health. अच्छा, क्या है menstruation? तो देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहाँ छोड़ा था, मैंने आपको थोड़ा समझाया था. रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि जो एग प्रोड्यूस होता है आफ्टर ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, यानी जो एग बन के रिलीज होता है उसके हम प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. तो उसमें हमने थोड़ा सा जस्ट माइनर शॉर्ट रिवीजन दे रही हूँ मैं. उसमें मैंने आपको एक केस पढ़ा दिया था, दैट इज फर्टिलाइजेशन, है ना. एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन. तो दो मतलब कि इसके ऑप्शंस होते हैं, या तो ये फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके बाद में इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन के बाद में वो जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है ना बच्चों, मैं एक टर्म बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, एंड देन चाइल्ड बर्थ. जेस्टेशन इज 9 मंथ पीरियड. जो बेबी डेवलपमेंट होता है ना यूट्रस में, वो 9 मंथ का, वो उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. तो ये होता है वंस द एग इज फर्टिलाइज्ड. तो इम्प्लांटेशन मैंने सिखाया, मैंने आपको बताया था कैसे डेवलपिंग जाइगोट एक के बाद एक डिवाइड होता चला जाता है और फाइनली यूट्रस में जाके फिक्स हो जाता है. जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद में दूसरी चीज बनती, इंपॉर्टेंट चीज बनती है प्लेसेंटा. बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा, क्योंकि क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लेसेंटा रिलेटेड आता ही है मोस्टली. तो प्लेसेंटा क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. मैंने कहा था ना फिंगर लाइक डिस्क. फिंगर इसलिए बिकॉज उसके अंदर एक्चुअली विलाई होते हैं. मैंने आपको डायग्राम से समझाया था. विलाई वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और एक डिस्क होती है जो लगी हुई होती है और बेबी से कनेक्टेड होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं. और बेबी का वो CO2 वेस्ट वगैरह निकालते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेबी को सारा ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो भी नरिशमेंट है वो सब पहुंचाते हैं. वो पढ़ाया था. उसके बाद 9 मंथ्स का जेस्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ हो गया. ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस में, यानी मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन कब होगा? व्हेन द एग इज, it takes place when the egg is not fertilized. ठीक है, तो होता क्या है कि एग जो रिलीज होता है ना बच्चों, वो एग जो है, मैंने कहा था ना कि वेट करता है यूट्रस में, नॉट यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स में वो वेट करता है. फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एग ऐसे पास करके निकलता है. याद है, मैंने डायग्राम से बताया था आपको. तो उस फेलोपियन ट्यूब में एग जब पहुंचता है तो एक 24 घंटे 30 घंटे मैक्सिमम जैसे वेट करता है कि स्पर्म आए तो फर्टिलाइज करे. तो स्पर्म्स यहाँ तो आ जाता है, फर्टिलाइज करते हैं, तो ये सारा इवेंट हो गया. नहीं होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों कि मैंने आपको कहा था ना कि जैसे एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, यूट्रस अपनी तैयारी करके रखता है. यूट्रस क्या करता है? अपना जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी थिकनिंग और कर देता है. सो यूट्राइन थिकनिंग इंक्रीजेज जब वो ओव्यूलेशन हो रहा होता है. जब इधर एग डेवलप हो रहा होता है तो उधर यूट्रस अपनी थिकनिंग बना रहा होता है. ठीक है, तो जैसे यूट्रस अपनी थिकनिंग तैयार कर रहा होता है और इधर एग डेवलप हो रहा होता है, फिर एग डेवलप हो चुका, अब एग रिलीज हो जाता है. रिलीज हो गया, वेट करा, स्पर्म नहीं आया, तब क्या होता है? धीरे धीरे एग जो है वो तो डीजेनरेट हो जाता है, साथ में जो यूट्राइन की थिकनिंग भी होती है वो भी डीजेनरेट हो जाती है. और क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं ना, तो यूट्रस की थिकनिंग एक्चुअली फ्यूचर एम्ब्रियो के लिए थी या जाइगोट के लिए थी, तो वो तो आया नहीं. तो फिर ये सब चीज़ें फिर फाइनली कम्स आउट विथ ब्लड, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये एवरी मंथ होता है. सो इट इज द प्रोसेस दैट
happens every month in a female where the uterine thickening along with blood comes out as vaginal bleeding. And lasts for about 5 to 7 days, या कईयों के 3 to 5 days भी होता है. मतलब इट वेरीज, ये जो है ये टोटली वेरी करता है फीमेल टू फीमेल. ठीक है. तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि एग वेट कर रहा था और यूट्रस प्रिपेयर कर रहा था, अपना थिकनिंग उसने बढ़ा दिया था, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो यूट्राइन थिकनिंग where the uterine thing along with comes out as vaginal bleeding and lasts for about 5 to 7 days या 3 to 5 days, 4 to 6 days, वेरी करता है. यूट्राइन थिकनिंग क्या हुआ? रप्चर हो गया. ठीक है. तो रप्चर्ड यूट्राइन थिकनिंग यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. यूट्राइन थिकनिंग वेयर द यूट्राइन थिकनिंग रप्चर्स, इसको हटा दे तो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ. रप्चर्स, इस लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देती हूँ. ठीक है बच्चों. यूट्राइन थिकनिंग रप्चर्स एंड comes out along with blood, that is vaginal bleeding. ठीक है. that is हो गया, मतलब comes out with blood is vaginal bleeding and lasts for about 5 to 7 days. तो ये तो हो गया menstruation. तो fertilization अगर हुआ तो ये प्रोसेसेस हो जाएंगी, नहीं हुआ तो ये प्रोसेसेस हो जाएंगे. ठीक है. तो एक फीमेल में जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक एवरी मंथ दिस प्रोसेस हैपन्स. तो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. ठीक है. तो नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें होता है. अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रोसेसेस कराने के लिए फीमेल जो ओवरीज हैं, ओवरीज जैसे मैंने आपको कहा टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस 2 तरीक़ों से काम करता है. एक तो स्पर्म प्रोडक्शन, दूसरा हार्मोन प्रोडक्शन जो ओवरऑल कैरेक्टर मेंटेन करता है. तो ओवरीज का भी सेम है. एक तरफ तो ये एग बनाता है जो फर्टिलाइज और ये जो भी डिटेल है, दूसरी तरफ ये हार्मोन बनाता है एस्ट्रोजन जो मेंटेन करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को. ठीक है. तो इसका आप लिख सकते हो मेंटेन्स फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ठीक है. कैरेक्टर्स, ये ध्यान रखना है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन. तो ये तो था मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट. अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखते हैं कि क्या है. सो लेट्स टेक अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस बारे में बात करता है? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज व्हेन अ सोसाइटी, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग एक ऐसा सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी विथ हेल्दी, सोसाइटी विथ people having healthy reproductive aspects. अच्छा, when I am writing healthy reproductive aspects, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि
क्योंकि अगर मैं यहाँ चाहती, मैं ये लिख सकती थी कि विद हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो सिर्फ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना इज नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम ये चाह रहे हैं कि प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। सबसे बेसिक तो यही है कि पहले तो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, ठीक है। प्रॉपर मदर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रॉपर चाइल्ड केयर आफ्टर बर्थ, मतलब यहाँ पे कोई हम मैटरनिटी रेट नहीं चाह रहे हैं कि मदर्स का जो वो होता है ना मॉर्टेलिटी, तो मदर मॉर्टेलिटी रेट ना हो, या फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो हम बोलते हैं, ये दोनों ना हो। मतलब नो मदर मॉर्टेलिटी, यानी कि उनकी डेथ ना हो, एंड नो इन्फेंट मॉर्टेलिटी। होता है ना कि जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो कई बेबीज अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अलाइव, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि वाइल गिविंग बर्थ द मदर्स दे लूज देयर लाइफ ऑल्सो। तो इसीलिए वो चीज़ें ना हो, मतलब मदर एक हेल्दी प्रेगनेंसी लाइफ लीड करे, वो 9 मंथ्स वाला, और एक हेल्दी बेबी को गिव राइज करे, और जो बेबी हो वो भी हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम उसको ना हो, ठीक है। देन अ सोसाइटी विथ नो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो, और नो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ये चीजें अगर अटेन कर ली जाए, देन ओनली विल बी एबल टू अटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ऑल्सो प्रॉपर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आ सकता है यहाँ पर, बट उसको हम नहीं डालेंगे। हम बस ये देख लेते हैं, एक तो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन करे, है ना, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, प्रॉपर नॉर्मल मतलब प्रेगनेंसी चले, चाइल्ड बर्थ के दौरान कोई दिक्कत ना आए, आफ्टर दैट ऑल्सो मदर चाइल्ड का प्रॉपर केयर हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो, और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स ना हो, देन ओनली एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी अटेन करी जा सकती है। तो ये तो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट, लेकिन इन सब के लिए अपने को समझना होगा कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करना है तो सबसे मेन तो ये स्टेप को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल्सो लिख ही देती हूँ, कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी प्रॉपर यूज अगर हम करते हैं तो एक होता है ना, हेल्दी सोसाइटी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं व्हाट आर दोज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ओके, देन आई विल टीच यू द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनको हम STDs भी कहते हैं या STIs भी बोलते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, तो कुछ हैं जैसे कि बैक्टीरियल अगर देखें तो जो बैक्टीरियल ट्रांसमिशंस होते हैं वो है सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। वायरल जो होते हैं उसमें आ गया एड्स सबसे मेन, हेपेटाइटिस, ये वायरल होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ, इसमें जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस,
इस तरीके से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मैंने कैटेगराइज कर दिए हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंट कैटेगरी के डिजीजेस जो सिर्फ सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही स्प्रेड होता है। हालांकि एड्स और हेपेटाइटिस के स्प्रेड होने के और भी रीजंस हैं। वन रीजन कैन बी द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट इन दोनों के ट्रांसमिट होने के और भी रीजंस हैं। दूसरा, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो एड्स वाले पर्सन का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए उससे भी हो सकता है, या फिर सिरिंजेस, ऐसे लोग जिन्होंने मतलब निडल यूज़ करा है और उनके एड्स हो और वही चीज़ वापस उसी सिरिंज से किसी और ने वो कर लिया है, इंजेक्ट कर लिया, तो फिर ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी और तरीके हैं, बट दे टू कैन बी ट्रांसमिटेड बाय दिस ऑल्सो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और साइफिलिस, गोनोरिया ये तो क्योरेबल है, ये भी क्योरेबल है, ये भी क्योरेबल है, बट एड्स और हेपेटाइटिस क्योरेबल नहीं है। इवन दिस कैन बी क्योर्ड, बट ये दोनों क्योरेबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि एड्स को लाइफ प्रोलॉन्गिंग मेडिसिन है कि HIV जो होता है, एड्स जानते हो ना बच्चों, HIV से याद आया, एड्स इज acquired immunodeficiency syndrome। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लॉट मेनी सिम्टम्स, और कॉज्ड बाय HIV। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सो HIV। सो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ठीक है। अब वो वायरस के जाने के ये दो तरीके भी हो सकते हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, बट ये है कि वन शुड हैव प्रॉपर प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स टू अवॉइड दीज डिजीजेस। तो ये कैसे अवॉइड की जा सकती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, सो वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो देखते हैं वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नेचुरल। नेचुरल में आता है अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग या फिर नॉट ड्यूरिंग, अराउंड ओव्यूलेशन टाइम। देखो, ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, ये एक 28 डे साइकिल है, ठीक है। जो अभी मेंस्ट्रुएशन मैंने पढ़ाया था वो 28 डे का साइकिल होता है। मैंने वहाँ बोला भी नहीं तो अभी मैं बोल भी दे रही हूँ। तो 28 डे का साइकिल है, तो उसमें क्या होता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होता है ना, तो 14th डे के बाद के 3-4 दिन और पहले के 3-4 दिन, तो ये जो टोटल 8 दिन हो गए ना, 8-9 दिन, इफ द पर्सन या इफ द कपल अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, देन
कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरली हो जाएगा, कुछ बाहर से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सबसे पहले आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि वाई वन शुड यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है टू कंट्रोल पॉपुलेशन फर्स्ट, सेकेंड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है। क्योंकि बच्चों अगर पॉपुलेशन ज़्यादा, अब देखो आजकल क्या होता है, मैक्स टू मैक्स 1 to 2 किड्स मैक्सिमम अ कपल वांट्स। पहले के ज़माने में देखते थे आपसे, जैसे एक जनरेशन पीछे चले जाओ, आपके फादर वाले जनरेशन में 3, 4, 5, 6 बच्चे भी होते थे एक फैमिली में, ठीक है। लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं हो पाता है, पॉपुलेशन इतना ग्रो कर चुका है। तो ये सारे इश्यूज है, तो वन शुड कंट्रोल, लाइक अगर एक, और फिर अगर कोई कपल चाहे कि एक बेबी अभी हो गया एंड दे वांट टू स्पेस बिटवीन 2 किड्स, मतलब दूसरे किड में अभी 5 years वो नहीं चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली दैट टाइम दे हैव टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन का क्या रीज़न हुआ, पहला टू कंट्रोल पॉपुलेशन, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड टू हैव स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे के बीच में गैप लाना है। तो इन मेन 3 कारणों से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल में तो ये करा जा सकता है, या फिर नेचुरल में क्या होता है, एक और है अवॉइड एक मेथड होता है जिसमें ड्यूरिंग लैक्टेशन, पीरियड ऑफ अ फीमेल, मतलब एक फीमेल जब वो अपने बेबी को फीड करा रही होती है ना, उस दौरान भी ओव्यूलेशन या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंस लैक्टेशन है तो फिर वो मेंस्ट्रुएशन उस दौरान, मतलब या तो लैक्टेशन होगा या मेंस्ट्रुएशन होगा, तो उस दौरान लैक्टेशन चल रहा है तो मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा यानी एग नहीं बन रहा, तो फर्टिलाइज किसको करेगा, वो वाली चीज़ है। तो ये तो कुछ नेचुरल हो गया है ना। अब मैं नेचुरल को मैं नंबर 1 कर रही हूँ, नंबर 2 हो गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहले विल यूज दी टर्म कॉल कॉन्डोम्स। नाउ कॉन्डोम्स आर थिन रबर या लैटेक्स से बना हुआ वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज इट बेसिकली कवर्स द penis और द वजाइना इन फीमेल, तो बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर अवेलेबल, और पीनिस और वजाइना को कवर करता है, एंड इट डज नॉट अलाउ द सीमेन टू एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इससे क्या होता है कि ये कवर भी कर रहा है और सीमेन को कलेक्ट कर लेता है, एंड बाद में इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। तो इससे क्या होता है, इससे इवन एसटीडीज आर प्रिवेंटेड। एसटीडीज क्यों प्रिवेंट हो गए, क्योंकि इसने सीमेन फीमेल बॉडी में जाने ही नहीं दिया, तो फीमेल बॉडी में नहीं गया तो एसटीडीज भी नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज द पीनिस इज कवर्ड बाय द कॉन्डोम्स, ठीक है। तो दे आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एसटीडीज, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स जो एम है, सीमेन जब डिस्चार्ज ही नहीं हुआ फीमेल बॉडी में तो बाकी नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। बट कॉन्डोम्स आर एक्स्ट्रा इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एसटीडीज, ठीक है। उसके बाद में आईयूडीज। आईयूडीज जो होते हैं वो होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको क्या बोलूं मैं, कॉपर टी टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको, इन डिवाइसेस को ना यूट्रस में लगा दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, जो भी स्पर्म वगैरह बॉडी में आ भी जाता है तो उसको किल कर देता है। तो स्पर्म्स जो आए हैं उनको किल कर देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होने देते हैं। गॉट इट। तो ये हो गया इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस।
जिससे कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन। ओके चिल्ड्रन, बट ये है कि एसटीडीज से नहीं बचाते क्योंकि यूट्रस में इम्प्लांटेड है, तो सीमेन तो जा रहा है ना, सीमेन जा रहा है, बस ये स्पर्म को किल कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया वायरस को नहीं किल कर पाता। ओके, तो बैरियर में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस देख लेंगे। नाउ थर्ड मेथड, जो थर्ड ऑप्शन है वो है केमिकल, या केमिकल ना बोले तो इसको मैं सर्जिकल मेथड ले रही हूँ। सर्जिकल मेथड में ये परमानेंट मेथड है, ठीक है, दिस इज परमानेंट मेथड, जिसमें ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी होता है। ट्यूबेक्टॉमी में फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर देते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइड, और इसमें वास्ट डिफरेंस, तो बेसिकली जो स्पर्म ट्रांस आर कट एंड टाइड, तो जो फेलोपियन ट्यूब्स फीमेल में एग वहीं से ट्रांसफर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी याद रख लेना। अगर मैंने पिछली लेक्चर्स में आपसे ये मिस हो गया तो ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फेलोपियन ट्यूब्स भाई कट करके टाई कर दोगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग कैसे हो पाएगी। सिमिलरली वास्ट डिफरेंस आर ऑल्सो कट एंड टाइड, तो मेल्स में फिर स्पर्म ट्रैवल कैसे करेगा, राइट। तो ये तो परमानेंट मेथड्स हो गए। तो अगर कोई फीमेल या मेल, अगर उनकी ऑलरेडी 2 बेबीज हो चुकी है एंड दे डोंट वांट टू प्रोड्यूस एनी मोर किड्स, तो दे कैन गो फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन। तो ट्यूबेक्टॉमी एंड वैसेक्टॉमी ये करा जा सकता है। अदरवाइज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में देयर आर पिल्स, ठीक है, जो पिल्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव वाले वो ले लेते हैं, और ये पिल्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, मतलब ये रेगुलरली ये पिल्स लेने पड़ते हैं 21 डेज तक। 28 दिन का साइकिल है ना, तो ब्लीडिंग फेज छोड़ के जो बाकी की 21 दिन होते हैं उसमें ये पिल्स कंटिन्यूसली लेना होता है। और इससे क्या होता है कि फिर वही है कि स्पर्म वगैरह बॉडी में जो भी आते हैं उनको फिर वो फर्टिलाइज नहीं करने देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये कुछ 4 मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनवांटेड बेबीज जो है वो नहीं प्रोड्यूस करे जा सकते। सो यूजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आपको लिखना है, यूजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको अगर लिखना हो तो इसमें आप लिख सकते हो कंट्रोल्स पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल ऑब्वियसली कर रहा है क्योंकि बेटा इतने सारे पॉपुलेशन हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मतलब जितना पॉपुलेशन है ना, उनको प्रॉपर खाना, सोना, रहना, जिंदगी, लाइफ प्रॉपर मिलेगी नहीं तो अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ाने से क्या मतलब है। अगर कोई गरीब आदमी है और अगर उसके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं और वो ऑलरेडी गरीब है, तो फिर नेक्स्ट और बच्चा करके क्या मिलेगा उसको, क्योंकि ना खुद सही से जी पाएगा ना बच्चे को सही लाइफ दे पाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, टू अवॉइड अनवांटेड, वही है ना, अब जैसे कपल्स कई होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कई कपल्स होते हैं ना करियर ओरिएंटेड एंड दे डोंट वांट टू हैव किड्स, और सडनली ऐसा हो जाता है, देन यू नो तो दिक्कत आ जाएगी। तो दे वांट टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, या फिर टू स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रन, यानी एक बच्चा हो गया है, दूसरे बेबी अभी 5-6 ईयर्स तक नहीं चाहते तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, जिसके इतने सारे मैंने वे आउट्स बता दिए हैं। तो दीज आर द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी यूज, ये अपनी चॉइस है टोटली, टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताया कि ओवरऑल जब ना ही कोई सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में भी आते हैं
सो सेक्स एजुकेशन कैन बी गिवन सो दैट दे हैव एन आइडिया कि क्या होता है नहीं होता है, एंड ऑल द डिटेल्स दे हैव इट। तो क्राइम्स वगैरह कंट्रोल करा जा सकता है। बहुत तरीके हैं, तो वन शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो दैट दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, है ना। तो बेसिकली आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। मेनली कॉन्ट्रासेप्शन से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, जो मेल फीमेल वाला हमने पढ़ा है, तो मेल फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन, प्लेसेंटा, इन सब एरियाज से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप प्लीज़ इन एरियाज़ को ध्यान से पढ़ो। आपका चैप्टर भी यहाँ पे आज एंड हो गया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं वापस मिलती हूँ आपसे। तब तक आप हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, सीखो, जानो, और मेरा इंतज़ार करो फॉर अगले लेक्चर के लिए, ठीक है। टिल देन आई टेक अ लीव एंड यू आर स्टडी हार्ड। गुड बाय।